जॉर्ज फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि मैट्रिसेस मैथमेटिक्स माइनर पेपर चल रहा है, लेक्चर नंबर 5 सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग को पढ़ाने का जो तरीका है बहुत ही यूनिक है। क्या है कि सबसे पहले मैं पढ़ाने से पहले टुडेज टारगेट क्लियर करता हूं। आज जो है कि दो टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। डिस्कस रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स थ्रू एन एग्जांपल। मतलब इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना, और उसकी मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कोई मैट्रिक्स का रैंक निकाल लेंगे सबसे पहली बात। इसके बाद उस मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे और फिर उसका रैंक देखेंगे तो वही होगा जो पुराने वाले मैट्रिक्स का था। यानी कि ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो भी रैंक था वही आफ्टर ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका भी वही रैंक होगा। इसी चीज को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फिर इसी चीज को एक थ्योरम की मदद से भी प्रूव करने के लिए एग्जाम में दिया जा सकता है आप लोगों को, तो उस चीज को भी देखेंगे। कह देगा द रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है, जो भी एक ओरिजिनल मैट्रिक्स है, उसका रैंक मान लीजिए 3 है, तो उसको आप मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दीजिए। इसके बाद फिर उसका रैंक चेक कीजिए तो 3 ही रहेगा। यही चीज आपको प्रूफ करना होगा एक एग्जांपल, एक थ्योरम की मदद से, ठीक है ना। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और करने से पहले आप सभी से जो है कि कहना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच कॉलेज ग्रुप में इस वीडियो को भरपूर फैलाइए, तभी जो है कि हम आगे वीडियो बनाएंगे। एक स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 5 कब आएगा। तो बच्चा वो हमको व्हाट्सएप भी किए थे कि सर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपका कब आएगा। तो बच्चा मैं आपको ये कहना चाहूंगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि ठीक है, आपको बहुत अच्छा पसंद आ रहा है तो इसीलिए आप कमेंट भी किए। एक दिन 2 दिन मैंने वीडियो लेट किया लेक्चर 5 लाने के लिए तो आपने कमेंट किया। मुझे मालूम था ऐसे रिस्पॉन्स नहीं देता है बच्चा, ठीक है। जब वीडियो रोकेगा तभी जो है कि बच्चा रिस्पॉन्स देगा। तो भाई हम वीडियो रोक देंगे, रियली बता रहे, वीडियो रोक देंगे। अगर तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो हम वीडियो रोक देंगे, ठीक है ना। जो भी फायदा हो रहा है ना फ्री फोकट का, वो बंद हो जाएगा। अगर आपको फायदा चाहिए फ्री में तो आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, रिस्पॉन्स दीजिए तभी वीडियो कंटिन्यू होगा, नहीं तो वीडियो कंटिन्यू नहीं करेंगे। दूसरे टीचर्स बेच रहे हैं कोर्स को, वहां पर भी आप कोर्स खरीद सकते हो। हम यही बोलेंगे, यही आपको अच्छा लगता है ना, कोर्स पैसा दे करके कोर्स को खरीदना वही अच्छा लगता है, तो वही ठीक है। फिर आप लोग भी कोर्स को सेल करेंगे। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दीजिएगा। देखिए कैसे चलता है कारोबार, कैसे चलता है कारबार, कैसे चलता है आप लोगों के प्यार से। आप लोग अगर प्यार दीजिएगा, सर समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में कुछ डाउट है वो पूछिए, तो इस प्रकार से कारवार चलता है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाए जा रहे हैं और आप पढ़ करके सिर्फ निकले जा रहे, वैसा नहीं होता। कारवार तब चलता है कि अगर हम न्यूटन का थर्ड लॉ चलता है, अगर इधर से बॉल फेंके तो बॉल आना चाहिए। सोच पा रहे ना, नॉलेज फेंक रहे तो नॉलेज इधर से आना चाहिए कि हाँ सर हम आपका वीडियोस को कॉलेज ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर रहे हैं, तब तो मजा आएगा ना। चलिए अब राम कहानी को अंत कीजिए, आज का लेक्चर स्टार्ट कीजिए। देखिए आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 देखेंगे। एक एग्जांपल लेंगे जिसमें डिस्कस करेंगे, कोई मैट्रिक्स रहेगा उसका रैंक निकालेंगे और उसका रैंक निकालने के बाद उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे, फिर उसका रैंक निकालेंगे। देखेंगे दोनों रैंक सेम है। देखिए एग्जांपल देखिए, A बराबर कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 4 7 13 4 -3 -1। अब इसका डिटरमिनेंट आप निकालो, A मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट निकालो, 0 आ जाएगा। और आपको रैंक निकालने आपको सिखाए थे कि A का डिटरमिनेंट निकालो 0 आ जाए, और 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, वो अगर 0 आ जाए तो रैंक तो 3 नहीं हो सकता है। क्या मैंने बोला कि अगर आपको पिछले क्लास में सिखाया था रैंक निकालने, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसका रैंक निकालना है हमको, तो हमको पता करना पड़ेगा इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है। डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाए तो कहेंगे रैंक इसका 3 नहीं है ना। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो रैंक कहेंगे 3 नहीं है। अगर नन 0 आता तो कहते हैं रैंक 3 है। तो अब रैंक 3 नहीं है, इसीलिए रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 3। नहीं 3 है तो यानी कि 3 से छोटा होगा, तो इसीलिए हम लोग लिख देंगे रैंक 3 से छोटा होगा। अब 3 से जब छोटा होगा तो चेक करेंगे कि 2 होगा या 1 होगा।
तो 2 होगा या नहीं होगा इसको चेक करने के लिए आप इसमें 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें तो इसमें 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसमें करीब करीब जो है कि नॉट हो माइनर मिलेगा, नॉट माइनर मिलेगा 2 1 4 7 फिर 1 3 7 13, तो कोई एक तो माइनर 2x2 ऑर्डर का ले लेना है जिसका वैल्यू, जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। तो आपको एक मिला है सब 2 1 4 7 जिसका वैल्यू 7 to the 14 -4 क्या आ रहा है 10, जो कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, यानी कि कौन नॉन जीरो हुआ 2x2 का एक माइनर, कम से कम एक माइनर, एटलीस्ट 1 माइनर होना चाहिए। तो इसमें 9 माइनर है, तो 9 में से कोई एक भी अगर नॉन जीरो आ जाता है, जो कि आया है, तो उसका रैंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ पा रहे ना। अब इसी प्रकार से अब इसी मैट्रिक्स का देखिए इसी मैट्रिक्स का 2 1 3 4 7 13 और 4 3 -1 पहले इसको ट्रांसपोज करेंगे। देखिए तो जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर देंगे, 2 1 3 सोया हुआ है उसको खड़ा कर देंगे, 4 7 13 सोया हुआ है उसको खड़ा कर देंगे, 4 7 13 4 3 -1 सोया हुआ है इसको खड़ा कर देंगे, खड़ा कर दिए। रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, कॉलम को रॉ में कन्वर्ट कर देना। अब ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालिए, वो भी जीरो आ रहा है, यानी कि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का 3x3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का 3x3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मैंने क्या निकाला, डिटरमिनेंट निकाला, वो जीरो आ गया। और डिटरमिनेंट क्यों निकालते हैं, उसका रैंक चेक करने के लिए। अगर नॉन जीरो आता 3x3 का ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, 3x3 के ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आता तो कहते हैं रैंक कितना था 3 था, हम ये कहते हैं। लेकिन 3x3 ऑर्डर का ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स, यहां पर इक्वल टू देना भूल गया मैंने, वो आप लोग लगा लीजिएगा, यहां पर इक्वल टू होगा, यहां पर इक्वल टू होगा, यहां पर भी इक्वल टू होगा। तो मैंने देखा ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मैंने डिटरमिनेंट निकाला, वो जीरो आ गया, और 3x3 ऑर्डर का मैंने मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला, वो जीरो आ गया। तो इसीलिए इसका रैंक तो 3 नहीं हो सकता। इसका मतलब ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, भाई किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेगा तो वो भी तो मैट्रिक्स ही रहेगा ना, तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं होगा, 3 से छोटा होगा। समझ पा रहे ना। तो अब फिर इसी प्रकार से हम लोग एटलीस्ट 1 माइनर ढूंढेंगे, इसमें से 3x3 मतलब 3 3 9 मतलब 9 माइनर होगा, 2 4 1 7 फिर 4 4 7 -3, इस प्रकार से बहुत सारा 9 माइनर होगा। उसमें से हम एक माइनर ले लेते हैं 2 4 1 7। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, नॉन जीरो आ रहा है, 10 आ रहा है, नॉन जीरो है। तो 2x2 ऑर्डर का माइनर का आपने 2x2 ऑर्डर का माइनर निकाला इस मैट्रिक्स से, वो नॉन जीरो आ रहा है, इसीलिए रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ पा रहे ना। तो आपने अभी क्या ऑब्जर्व किया कि रैंक ऑफ ए आपका क्या था 2 था, और रैंक ऑफ ए डैश कहिए या फिर ए ट्रांसपोज कहिए, दोनों का वैल्यू सेम है। तो आपने यही चीज तो मैं समझाना चाह रहा था ना पॉइंट नंबर 1 में, एक एग्जांपल के माध्यम से, कि कोई भी मैट्रिक्स है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स का आप रैंक निकालो और उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके उसका रैंक निकालो, दोनों का वैल्यू सेम आता है। तो इसको मैंने एक एग्जांपल के मदद से समझा दिया आप लोगों को। चलिए इस ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे। अच्छा, इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग नहीं लिखे है ना, ठीक, कोई बात नहीं। इसके बाद इस ऑब्जर्वेशन को आप लोग ऐसा लिख लीजिएगा। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर आप ऑब्जर्वेशन लिखिए। ऑब्जर्वेशन आपने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व हमने ये किया कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ये दोनों ही बराबर होते हैं, है ना। किसी मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स से उसको ट्रांसपोज कीजिए, उसका रैंक और उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स का रैंक, तो ए ट्रांसपोज का ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है तो दोनों का रैंक सेम होता है। इसी को एक थ्योरम के माध्यम से प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। आइए देखिए, थ्योरम कहता है द रैंक, देखिए आपको एग्जाम में इस प्रकार से 2 टाइप से क्वेश्चंस पूछ सकता है। थ्योरम ऐसा पूछ सकता है द रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइनर पेपर वालों के बच्चों के लिए। क्या कहता है, द रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कि कोई भी मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज कर दीजिए और फिर उसका रैंक निकालिए, इज द सेम एज दैट, वो सेम आएगा जिस प्रकार से दैट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, मतलब जिस प्रकार से ओरिजिनल मैट्रिक्स का रैंक जो आया हुआ होगा वही रैंक आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का भी आएगा। यानी कि आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स का रैंक अगर आर है तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का भी रैंक आर ही होगा। बस यही चीज हम लोग को प्रूफ करने का है। समझ पा रहे हैं ना। एग्जाम में ये ना पूछ करके आपको इस टाइप से भी पूछ सकता है
द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब कोई मैट्रिक्स ए है, क्या है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, एंड इट्स ट्रांसपोज, और उसका ट्रांसपोज क्या होगा 80। तो कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज ए का टी होगा, ए टू द पावर टी होगा, एंड इट्स ट्रांसपोज आर सेम, दोनों का रैंक क्या होगा, सेम होगा, इसका रैंक और इसका रैंक, दोनों का रैंक क्या होगा, सेम होगा। ये भी आपके एग्जाम में इस टाइप से भी पूछा जा सकता है ना, और इस टाइप से पूछा जा सकता है प्रूव दैट, है ना, क्या पूछा जा सकता है, प्रूव दैट, प्रूव दैट क्या पूछा जा सकता है, प्रूव दैट रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, ऐसा भी तो पूछा जा सकता है। तो आपको देख करके घबराना नहीं है, ऐसा भी पूछा जाएगा तो आप सेम ही जवाब दीजिएगा जो अभी हम लोग देने वाले हैं। आइए बच्चों, हम लोग प्रूफ की ओर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 में क्या करेंगे, कोई मैट्रिक्स आएगा, उसका ए मैट्रिक्स रहेगा, उसका रैंक आर मान लेंगे और उसी ट्रांसपोज, उसको ट्रांसपोज करेंगे और उसका रैंक मान लेंगे एस, और आर और एस को बराबर दिखा देंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझिएगा, मैं कोई मैट्रिक्स ए लूंगा और मान लूंगा, लेट कर लूंगा इस मैट्रिक्स ए का रैंक आर है। अब इसी मैट्रिक्स को हम क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे और इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का रैंक मान लेंगे एस है ना, और इस आर और एस को आपस में बराबर दिखा देंगे। तो अगर हम लोग आर और एस को आपस में बराबर दिखा सके तो हम लोग एकदम ऑब्वियस सी बात है कह पाएंगे कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर है। बस इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और यहां पर प्रूफ करेंगे चीजों को। देखिए बच्चों, यहां पर समझिएगा, तो प्रूफ में लेट ए बराबर ए आई जे, मतलब ए मैट्रिक्स के अंदर किस प्रकार के एलिमेंट पाए जाएंगे, ए आई जे के टाइप के एलिमेंट पाए जाएंगे, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, बी ए मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, एंड ए डैश, ए डैश मतलब इसका ट्रांसपोज, आपको मालूम है ए ट्रांसपोज को ए टू द पावर टी भी लिख सकते हैं या फिर ए के माथे पर डैश भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी आप क्या लिखना चाहेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए का ट्रांसपोज को हम लोग ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है जो कि ए आई जे उसमें एलिमेंट्स है, ए आई जे टाइप के एलिमेंट्स है और m क्रॉस n उसका ऑर्डर है, और उसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश है, बी दी ट्रांसपोज ऑफ ए, और ए डैश क्या है, ए का, कैपिटल ए का ट्रांसपोज है मान लेते हैं। देन ए डैश क्या होगा, इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, तो ए डैश क्या होगा, ए आई जे का ए जे आई हो जाएगा, क्योंकि ए डैश कर रहे हैं मतलब इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ए आई जे का क्या हो जाएगा, ए जे आई पलट जाएगा, और m क्रॉस n से n क्रॉस m हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाता है, रो कॉलम में कॉलम रो में। तो m यहां पर रो को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब m यहां पर कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना, m यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कॉलम को, m यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, जबकि यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। चेंज हो गया, ट्रांसपोज करने के बाद ऑब्वियस सी बात है जो रो को रिप्रेजेंट करता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करने लग जाता है, और जो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है वो रो को रिप्रेजेंट करने लग जाता है। आई होप बातें समझ में आ रही होंगी। तो ए डैश समझ में आ गया, ट्रांसपोज। सपोज दैट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज आर, तो हमने मान लिया कि रैंक ऑफ ए क्या है, आर है, एंड द रैंक ऑफ ए डैश इज एस, और हमने मान लिया रैंक ऑफ ए डैश, ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का रैंक मान लिया एस है, हमने मान लिया। इतना समझ में आया, हमने ये दो चीज माना है अभी तक। आइए आगे फिर देखते हैं, और हमको क्या प्रूफ करना होगा, हमने क्या मान रखा है, हमने मान रखा है कि रैंक ऑफ ए बराबर आर, और हमने मान रखा है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर एस, और हम लोग को दिखाना है आर और एस आपस में बराबर है। इट इज टू प्रूव दैट आर और एस आपस में बराबर है, और अगर हम लोग आर और एस को आपस में बराबर दिखा दिए, अगर हम लोग आर और एस को आपस में बराबर दिखा दिए, तो आर के जगह पर कौन है, तो रैंक ऑफ ए, ठीक, एस के जगह पर कौन है, तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर हम लोग ऐसा दिखा देते हैं तो हम लोग कह सकेंगे कि हाँ भाई रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए डैश यानी कि ए का ट्रांसपोज आपस में बराबर है, और यही तो पूरा थ्योरम में प्रूफ करना है बच्चों, यही तो पूरा थ्योरम में प्रूफ करना है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। सिंस द रैंक ऑफ, देखिए ये हमको प्रूफ करना है, यहां तक तो क्लियर है सबको, यहां तक तो क्लियर है, बताइए यहां तक क्लियर है। अब आगे देखिए, सिंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज आर, है ना, हमने क्या माना है कि ए मैट्रिक्स का रैंक क्या माना है, आर माना है, ए मैट्रिक्स का रैंक क्या माना है, आर माना है, स्मॉल आर। Therefore there is at least one square submatrix R of order R। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब समझिएगा,
देखिए हम लोग क्या माने हैं, सिंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज आर, हमने ए मैट्रिक्स का रैंक मान लिया है, हमने ए मैट्रिक्स का रैंक जो है वो आर मान लिया है, स्मॉल आर माने हैं। इसका मतलब ये कि आपने ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला होगा, क्योंकि ए मैट्रिक्स का आप रैंक तभी आर मान सकते हो, जब इस मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट निकाला और वो जीरो ना आए और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आर हो जाए। मतलब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आर है, यानी कि आर क्रॉस आर कह सकते हैं आप। जैसे कोई मैट्रिक्स यहां पर मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, इसका 3x3 ऑर्डर है बच्चों, हम इसका डिटरमिनेंट निकाले मान लीजिए, और हम लोग कह रहे हैं इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया है, तभी तो हम लोग कह पाएंगे। या फिर आप ऐसा समझिए कि मेरे पास जो है कि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और हम कह रहे हैं रैंक ऑफ ए 3 आ रहा है, तो रैंक ऑफ ए 3 आ रहा है, ये कैसे कह पाएंगे? तो सबसे पहले तो हमको चेक करना पड़ेगा कि इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है। इसका डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आ रहा है और ये मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है, तभी कह पाते हैं रैंक इसका 3 है। तो ठीक उसी प्रकार से हम यहां पर अगर कह पा रहे हैं कि सिंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज आर, अगर हम लोग ये मान चुके हैं कि ए मैट्रिक्स का रैंक आर है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका ये मतलब निकलता है कि आप इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे होंगे और वो नॉन जीरो आ रहा है। और अगर रैंक ऑफ ए आर आ रहा है, तो इसका मतलब निकालिए कि आपने जिस मैट्रिक्स का रैंक निकाल रहे हो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आर है। सिंपल सी बात है। जैसे आपने रैंक ऑफ ए कह दिया 3 है, तो ये तभी कह पाएंगे जब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आए और ये मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का हो, थर्ड ऑर्डर का हो, तभी आप ये कह पाएंगे कि इसका रैंक 3 है। तो अगर आप कह पा रहे कि ए मैट्रिक्स का रैंक आर है, तो इसका मतलब आपको ये कहना होगा कि ए मैट्रिक्स जो है ना वो आर ऑर्डर का है और वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया होगा, तभी आप कह पाएंगे कि ये मैट्रिक्स का रैंक आर है। समझ पा रहे हैं ना मेरे बात को? अच्छा, therefore there is at least one square submatrix of R of order R। तो वही बात है, मान के चलिए बाबू, हम कह रहे हैं ए कोई मैट्रिक्स है बच्चा, ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ए कोई मैट्रिक्स है, या फिर ऐसा मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मान के चलिए ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मान के चलिए, और हम इसका चेक किया डिटरमिनेंट और ये जीरो आ जाए, तो इसको फिर हम कहेंगे कि रैंक ऑफ ए 3 नहीं होगा। तो फिर क्या कहेंगे? रैंक ऑफ ए तब कहेंगे 3 से छोटा होगा, यही कहेंगे ना, 3 से छोटा होगा। तो फिर हम चेक करते हैं इसके अंदर से कोई सब मैट्रिक्स निकालते हैं 2x2 का, और मान लीजिए वो सब मैट्रिक्स हो जाए आर, है ना, 2x2 का ऐसा कुछ, और हम इसका फिर डिटरमिनेंट चेक करते हैं, और अगर मान लीजिए ये नॉन जीरो आ जाए, तो अब फिर कहते हैं कि रैंक ऑफ ए क्या आएगा? 2 आता है। सोच पा रहे, ये कहते थे। तो ठीक इसी प्रकार से बाबू, मान के चलिए इसका ऑर्डर 3x3 है, मान के चलिए 3x3 एक सपोज कीजिए, या फिर ऐसा मान लीजिए इसका ऑर्डर r+1/r+1 है, इसका ऑर्डर r+1 है, r+1 इंटू r+1 ऐसा मान लीजिए, इसका ऑर्डर ये है r+1 इंटू r+1, ठीक है। इसका ऑर्डर 3 है, तो 3 ऑर्डर है, इसका डिटरमिनेंट चेक किए, 0 आ गया, तो कह देंगे रैंक 3 नहीं होगा। तो इसके अंदर से कोई सब मैट्रिक्स खोजते हैं, सब मैट्रिक्स आर खोजते हैं, उसका ऑर्डर 2 है और फिर उसका डिटरमिनेंट निकाले, नॉन जीरो आ रहा है, इसीलिए हम लोग कह देंगे कि रैंक ऑफ ए 2 है। समझ पा रहे ना? ठीक उसी प्रकार से बाबू हम कहना चाह रहे हैं कि सिंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज आर, अगर हम कहना चाह रहे हैं कि ए मैट्रिक्स का रैंक अगर आर है, तो यहाँ पर ऑर्डर r+1 है, ये अलग चीज है, ठीक है ना। अगर हम कहना चाह रहे हैं कि इस ए मैट्रिक्स का रैंक यदि आर है, तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि यहां पर हमको ये दिखाना पड़ेगा इसके लिए कि ए बराबर तो 0 आ जा रहा है, ए बराबर 0 आ जा रहा है, दिस इंप्लाइड इसका मतलब ये होगा कि रैंक ऑफ ए तब तो r+1 नहीं होगा, r+1 तो नहीं होगा, जिस प्रकार से यहां पर हो रहा था 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था,
ठीक है ना। इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया तो इसका रैंक 3 नहीं हुआ, 3 से छोटा होगा। तो उसी प्रकार से r+1 नहीं होगा, 3 से r+1 से छोटा होगा। फिर इसके अंदर से हम कोई सब मैट्रिक्स ढूंढे और उसका नाम दे देते हैं r, उसका नाम दे देते हैं r, और ये मैट्रिक्स जो है कि r ऑर्डर का है, मतलब r+1 से जस्ट छोटा। जैसे ये 3 ऑर्डर का था तो 3 से जस्ट छोटा, मतलब ये क्या 2+1 कह सकते हैं ना, तो 3 से जस्ट छोटा, तो सेकेंड ऑर्डर का हमने मिला। 3 से जस्ट छोटा मतलब कि जस्ट छोटा सेकेंड ऑर्डर का, मतलब 2+1 था इधर, मतलब 3, और ये 2 होगी। ठीक है, इसी प्रकार से r+1 था, r+1 में -1 घटा दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर था ना 2+1, 2+1 ऑर्डर का था, यानी कि थर्ड ऑर्डर का, तो थर्ड ऑर्डर ना कह के 2+1 ऑर्डर का कहिए, तो उसमें से एक घटा दीजिए, 2+1 में से -1 घटा दीजिए, तो 2 सेकेंड ऑर्डर का बच जाएगा। सेकेंड ऑर्डर का मैंने माइनर लिया यहाँ से, और इस माइनर का चेक किया, नॉन जीरो आ रहा है, नॉन जीरो डिटरमिनेंट आ रहा है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए 2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, यहाँ पर भी वही काम को अंजाम दे रहे हैं, यहाँ पर भी वही काम को अंजाम दे रहे हैं। क्या मैं कह रहा हूं कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर r+1 है, और हमने जब चेक किया ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो वो 0 आ रहा है, इसका मतलब ए मैट्रिक्स का रैंक r+1 हो नहीं सकता है, यानी कि r+1 से छोटा होगा। तो r+1 से कितना छोटा होगा उसको पता करने के लिए हम लोग यहां से एक मैट्रिक्स लिए, ठीक है ना। अब यहां पर ये हम कह रहे हैं कि ए मैट्रिक्स का रैंक यदि r है, हम अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर कम से कम एक तो सब मैट्रिक्स इसके अंदर से जरूर होगा, एक तो सब मैट्रिक्स जरूर होगा ना r ऑर्डर का, जिसका वैल्यू इस पूरे का वैल्यू क्या आ रहा होगा, इस r का डिटरमिनेंट क्या आ रहा होगा, नॉन जीरो आ रहा होगा, नॉन जीरो आ रहा होगा। ये r मैट्रिक्स r ऑर्डर का है, r सब मैट्रिक्स स्क्वायर सब मैट्रिक्स r ऑर्डर का है, और इसका वैल्यू नॉन जीरो आ रहा होगा, और नॉन जीरो आ रहा होगा तभी तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, तब रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए r हो जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट r नॉन जीरो आया, और डिटरमिनेंट r सब मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का, r ऑर्डर का है, इसीलिए रैंक ऑफ ए आपका स्मॉल r होगी। तो यहां पर अगर हम मान रहे हैं कि सिंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज r, अगर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ए मैट्रिक्स का रैंक r है, तो उस केस में देयरफॉर देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम ए मैट्रिक्स का रैंक r मान रहे हैं तो उसमें कम से कम एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इस ए मैट्रिक्स के अंदर कम से कम एक स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर एग्जिस्ट करेगा, स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि r होगा। मान के चलिए उस मैट्रिक्स को स्क्वायर सब मैट्रिक्स, इस स्क्वायर सब मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं r, तो ये r का जो डिटरमिनेंट होगा वो नॉन जीरो होगा, और ये डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, और ये मैट्रिक्स जो r ले रहे हैं स्क्वायर सब मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर r होगा, r+1 से छोटा होगा। अब रैंक r+1 नहीं हो सकता तो r+1 से छोटा लेंगे ना बाबू, r+1 से कितना छोटा लेंगे, एक छोटा लेंगे, मतलब r+1 -1, तो इसका रैंक हम मान लेते हैं r, इसका इस स्क्वायर सब मैट्रिक्स का ऑर्डर r है, और इस स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, इसीलिए इसका रैंक कितना हो गया, r हो गया, r हो गया। समझ पा रहे ना, इस प्रकार से हम लोग कह रहे बात को। फिर से एक बात समझ लीजिए, सिंस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज r, हम बोल रहे हैं कि ए मैट्रिक्स का रैंक r है, मान लेते हैं, तो देयरफॉर इसी वजह से देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स। उसी प्रकार से ना, अगर किसी मैट्रिक्स का हम कह रहे हैं कि रैंक 2 है, तो इसका मतलब जरूर से जरूर कम से कम एक माइनर 2/2 ऑर्डर का जरूर एग्जिस्ट करेगा, जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो। सिंपल सी बात है। तो वही कह रहे हैं कि अगर स्क्वायर यदि ए मैट्रिक्स का रैंक स्मॉल r है, तो इसका मतलब यह है कि कम से कम एक तो जरूर एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स से r, और उस मैट्रिक्स का नाम r दे दो और उसका ऑर्डर r होगा, और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तब नॉन जीरो होगा, क्योंकि आप उस मैट्रिक्स ए का रैंक r माने हुए हैं, तो उसके अंदर से कोई ना कोई एक तो जरूर ऐसा r, कैपिटल R मैट्रिक्स जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा, कैपिटल R स्क्वायर सब मैट्रिक्स जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा, जिसका रैंक जिसका वैल्यू मतलब जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो आएगा, और वो R ऑर्डर का, स्मॉल r ऑर्डर का है, तभी जाकर के रैंक ऑफ ए आपका स्मॉल r हो पाएगा। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी मेरी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, आइए यहां तक लिख लिए, ये प्रूफ में लिखना था, ठीक है। प्रूफ यहां से स्टार्ट हुआ, एक पेज हो गया, दूसरा पेज ये चल रहा है, तीसरा पेज चलेंगे आगे।
इसमें वही सब चीज समझाना था, है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर भी वही चीज को एक बार और दोबारा समझ लीजिए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कोई एक मैट्रिक्स ए है बाबू, ठीक है ना, और उसका ऑर्डर 3x3 है, और ए का इसका डिटरमिनेंट पहले निकालो, वो अगर 0 आ जा रहा है तो हम क्या करते थे, इसके अंदर से फिर स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालते थे 2x2 ऑर्डर का, और उसका नाम दे दो R। तो ये मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं R, और इसका 2x2 ऑर्डर है, हम ऐसा कह रहे हैं। तो और फिर हम आगे चेक करते थे, और ऐसा अगर डिटरमिनेंट नॉट 0 आ जाता था तो कहते थे क्या, रैंक ऑफ ए तब क्या नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ये कहते थे। यानी कि रैंक ऑफ क्या कह देते थे, रैंक ऑफ ए 3 से छोटा होगा, यही कहते थे ना ये कहते थे। और R का वैल्यू, अब इसके अंदर से 2x2 ऑर्डर का एक कोई मैट्रिक्स ले लेते थे, यानी कि माइनर ले लेते थे, और इसका डिटरमिनेंट चेक करते थे, और अगर ये नॉन जीरो आता था तो कहते थे क्या, कि रैंक ऑफ ए तब क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि हमने 2x2 ऑर्डर का माइनर लिया इसी ए मैट्रिक्स के अंदर से, और उसका वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए 2 आएगा। यही सब चीज था, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्या कहेंगे, बच्चों, कि यदि मान लीजिए कि हम कहना चाह रहे हैं कि रैंक ऑफ ए यदि R है, हम ये कहना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स जरूर कोई मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर R+1 है, मान लीजिए, है ना। और समझिएगा इस ए मैट्रिक्स का रैंक R क्यों है, ये समझिएगा। हम ए मैट्रिक्स का पहले तो डिटरमिनेंट चेक किए होंगे, वो 0 आ गया, फिर 0 आ गया तो कह देंगे कि रैंक ऑफ ए तब तो R+1 नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये नहीं होगा, तो क्या होगा, इससे छोटा होगा, तो रैंक ऑफ ए क्या होगा, लेस देन R+1 होगा, क्या होगा, लेस देन R+1 होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर से कोई स्क्वायर सब मैट्रिक्स ढूंढेंगे, जिसका ऑर्डर R+1 से जस्ट छोटा होगा, मतलब एक कम होगा, और इसका नाम दे देंगे R, कैपिटल R एक मैट्रिक्स निकाले जिसका ऑर्डर R है, मतलब R/R कह सकते हो। स्क्वायर सब मैट्रिक्स यानी कि एक बार भी लिखोगे तो काफी है, R लिखो तो समझ जाओगे कि R/R है, यानी कि रो जितना कॉलम उतना। अब इस मैट्रिक्स का मैंने चलिए आगे क्या काम किया, इसका डिटरमिनेंट निकाला, वो नॉन जीरो आया, तो कह देंगे क्या, दिस इंप्लाइड दैट, तब क्या कहेंगे कि रैंक ऑफ ए, इसका नॉन जीरो आया, मतलब एक माइनर, एटलीस्ट एक माइनर मिल गया। क्योंकि अगर आप कहना चाह रहे हो कि ये मैट्रिक्स का रैंक R है, तो आपको ये दिखाना होगा कि कोई इसके अंदर से स्मॉल r ऑर्डर का एक कैपिटल R माइनर ऐसा मिल गया जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है, तभी आप क्या पाएंगे कि रैंक ऑफ ए क्या आ जा रहा है, R आ रहा है, स्मॉल r। रैंक ऑफ ए स्मॉल r क्यों आया, क्योंकि R मैट्रिक्स एक ऐसा माइनर 2x2 ऑर्डर का, या फिर R ऑर्डर का, मतलब इससे कम एक ऐसा माइनर एटलीस्ट 1 मिल गया, इसके अंदर से बहुत सारा माइनर होगा, ठीक है ना। अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें नॉट माइनर होगा। R+1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो R+1 गुने R+1 माइनर्स मिलेंगे, ठीक है ना। R ऑर्डर के कितने माइनर्स मिलेंगे, R+1 गुने R+1। जैसे 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें 2 ऑर्डर के कितने माइनर मिलेंगे, तो 3 गुने 3 9। और अगर R+1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है तो इसके अंदर स्मॉल r ऑर्डर के कितने माइनर्स मिलेंगे, तो R+1 गुने R+1 इतने माइनर्स मिलेंगे स्मॉल r ऑर्डर के। हमने चेक किया, ये नॉन जीरो आया, तो हम लोग कह देंगे रैंक ऑफ ए तब क्या है, R है, ठीक है ना। R का वैल्यू नॉन जीरो आया तो कह देंगे रैंक ऑफ ए कितना है, तब R है, क्योंकि कैपिटल R का वैल्यू, कैपिटल R एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर R है, स्मॉल r है, तो कह देंगे रैंक ऑफ ए क्या आ रहा है, वो स्मॉल r आ रहा है। समझ पा रहे ना, रैंक ऑफ ए तब क्या कह देंगे, स्मॉल r। आई होप आप लोग बातें समझ में आ गई होंगी कि सबसे पहले तो हम लोग निकाला R मैट, ये मैट्रिक्स, इसका वैल्यू 0 आ गया, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए R+1 नहीं हो सकता, यानी कि इससे कम होगा। अब जब ये इससे कम नहीं हो सकता तो फिर हम कह रहे हैं वहां पर कि रैंक ऑफ ए R है, इसका मतलब इसके अंदर से कोई एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर R होगा, स्मॉल r होगा, और उस मैट्रिक्स का नाम R दे रहे हैं, और उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, और आना ही होगा, तभी तो इसका रैंक R होगा ना। यही ना पढ़े थे ना कि रैंक कैसे निकालते हैं उसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या क्या माना है, इस चीज को समझिएगा। अभी तक हमने क्या क्या माना, अभी तक हमने माना कोई ए मैट्रिक्स है, उसका रैंक स्मॉल r है, और उसका ट्रांसपोज किए और उसका रैंक स्मॉल s है या फिर s है,
ठीक है ना। और अभी अभी हमने दिखाया, अभी अभी हमको ये प्रूफ करना है कि स्मॉल आर स्मॉल एस आपस में बराबर है। अगर ये दोनों को आपस में प्रूफ कर देंगे तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए का ट्रांसपोज दोनों बराबर हो जाएगा आपस में। तो अभी तक हमने ये समझा कि ए का रैंक, अगर ए मैट्रिक्स का रैंक अगर स्मॉल आर है तो इसका मतलब ए मैट्रिक्स के अंदर अंदर एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स कैपिटल आर जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर आर है। और आप ये जानिए कि ए मैट्रिक्स का रैंक अगर स्मॉल आर है तो इसका मतलब ये कि उसका डिटरमिनेंट उसके अंदर से स्मॉल आर वाला एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा। ठीक है ना, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे इट आर डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आर। देखिए बात को समझिएगा, ये कैपिटल ए है, इसके अंदर से एक मैंने आर मैट्रिक्स लिया स्मॉल आर ऑर्डर के, ठीक है, और इसी आर मैट्रिक्स को मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, ट्रांसपोज, ठीक है ना। मान लीजिए यहां पर 1 2 रहे और 2 3 2 रहे, 3 4 रहे, 1 2 3 4 रहे, तो हम आर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 1 2 हो जाएगा। जो ये गलत हो गया, एक मिनट, हाँ, तो जो रॉ में है उसको कॉलम में कर देंगे 1 2, और जो रॉ में है उसको कॉलम में कर देंगे 3 4। जो रॉ में है उसको कॉलम में कर देंगे, जो रॉ में है उसको कॉलम में कर देंगे। तो इस आर मैट्रिक्स को मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है ना, लॉजिक सिंपल है ना। तो इट आर डैश इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आर, ठीक है ना। ये जो आर डैश है ये किसका ट्रांसपोज है, कैपिटल आर का, मतलब कैपिटल आर ये था, इसका ट्रांसपोज आर डैश किया। देन ऑब्वियसली आर डैश इज ए सब मैट्रिक्स ऑफ ए डैश। ऑब्वियस सी बात है बाबू, ऑब्वियस सी बात है, इस बात को समझिएगा। ए मैट्रिक्स आर कहां से आया, कैपिटल आर कहां से आया, ए मैट्रिक्स से आया, ठीक है ना। और ये स्मॉल आर से आर डैश जन्म लिया, इस स्मॉल आर से आर डैश जन्म लिया। एक एग्जांपल से समझाना चाहेंगे, एक एग्जांपल समझाना चाहेंगे। मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब इसके अंदर मान लीजिए 1 है 2 है 3 है, ठीक है ना, 1 है 2 है 3 है 3 है 4 है, ऐसा नहीं समझिए, 7 है 8 है 9 है और 11 है 12 है और 13 है, ऐसा कुछ मान लीजिए, ठीक है। और इधर वाला इरेज करके मैं समझाऊंगा बढ़िया से, टेंशन मत लीजिए। अगर ऐसा मैं मान लिया, ठीक है, और मैं कहना चाह रहा हूं कि ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, ये आर मैट्रिक्स, आर कैपिटल आर, ठीक है। ये इसका नाम दे देता हूं, इसका नाम दे देता हूं, इसका नाम दे देता हूं कैपिटल आर, कैपिटल आर देता हूं, ठीक है। कैपिटल आर बराबर 1 2 7 8, ये नाम दे दिया 1 2 7 8, ठीक है, 1 2 7 8। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि इसी आर को तुम ट्रांसपोज कर लो, ठीक है ना, इसी आर को तुम लोग ट्रांसपोज कर लो, तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, 7 8, सॉरी 7 8 नहीं होगा, जो रॉ में है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, जो रॉ में है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोज कर दिया। अब बात को समझना, देखो इट आर डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आर, ठीक है ना। आर मैंने 1 2 7 8 लिया, यहां से ए मैट्रिक्स का स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर आर है मान लो, ठीक है। फिर क्या कहता, देन ऑब्वियसली आर डैश इज ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए डैश, ठीक है ना, इधर तो रफ है, तो देन ऑब्वियसली आर डैश क्या 1 7 2 8, आर डैश इज ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए डैश। स्क्वायर सब मैट्रिक्स ए डैश के कैसे हो गया भाई, कहना चाह रहा है कि आर जो है ना, कैपिटल आर जो है ए का है। देखो आर डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ आर, ऑब्वियस सी बात है, ये आर डैश जो है ना, ये आर डैश, ये वाला जो आर डैश है, ये वाला जो आर डैश है, ये वाला जो आर डैश है, वो किसका ट्रांसपोज है, आर का ही ना ट्रांसपोज है। ये आर डैश कहां से आया, ये आर से ही आ रहा, इसी का ट्रांसपोज है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। इट आर डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आर, सही बात है। देन ऑब्वियसली आर डैश इज ए सब मैट्रिक्स ऑफ ए डैश। अब ये कैसे होगा, देखिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए पहले तो हम लोग ए डैश निकालेंगे, पहले तो हम लोग ए डैश निकालेंगे, जो सोया उसको खड़ा कीजिए, 1 2 3 7 8 9 फिर 11 12 और 13, ठीक है। अब हम कहना ये चाह रहे हैं, यहां पर ये कहना चाह रहे हैं, देन ऑब्वियसली आर डैश इज ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए डैश, ये ए डैश हो गया, ठीक है। यहां पर देखिए 1 2 7 8, 1 2 7 8 नहीं चाहिए, 1 7 2 8 चाहिए, हाँ तो देखिए 1 7 2 8, तो यहां पर ये कहना चाह रहा है, देन ऑब्वियसली आर डैश इज ए सब मैट्रिक्स ऑफ ए डैश, तो आर डैश ये देखिए आर डैश यहां से आया ना,
किसका स्क्वायर सब मैट्रिक्स है? ए डैश का, तो वही तो लिखे ना, देन ऑब्वियसली आर डैश इज ए स्क्वायर इज ए सब मैट्रिक्स ऑफ ए डैश। तो आर डैश किसका सब मैट्रिक्स है? ए डैश का सब मैट्रिक्स है। क्लियर है? वी नो दैट, हम लोग ये जानते हैं कि, आगे इसको इरेज करते हैं, इरेज नहीं कीजिए, पहले थोड़ा समझ लीजिए। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज बाय इंटरचेंजिंग द रॉज एंड कॉलम, है ना, मतलब रॉ और कॉलम को चेंज करने पर भी डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं चेंज होता है, ये कहना चाह रहा है। तो कहने का मतलब ये कि आर का डिटरमिनेंट निकालो, 1 2 7 8 का डिटरमिनेंट निकालो, 8 देखो बच्चा, 8 माइनस 14, 7 दूनी 14, 8 8 एक 8 7 दूनी 14, तो 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 4 5 6 7 8, 6 बचेगा, माइनस 6 बचेगा, माइनस 6 बचा ना, है ना। इसका मतलब नेक्स्ट बार में भी आर डैश का भी वैल्यू निकालेंगे। देखो आर का वैल्यू निकाले, 1 8 8 और 1 7 दूनी 14, तो माइनस 6 आया, ठीक है। तो ए डैश का भी वही वैल्यू आना चाहिए, सॉरी ए डैश का नहीं, आर डैश का भी वही वैल्यू आना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई बात तो सही बोल रहा है, तभी तो कहेंगे ना हाँ भाई बात तो सही कह रहा है। आर डैश निकालिए, 8 एकम 8 8, ठीक है, और 7 दूनी के 14, कितना आ गया? माइनस 6 आया। तो वही कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज बाय द इंटरचेंजिंग द रॉज एंड कॉलम। रॉ और कॉलम को इंटरचेंज करने पर डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं चेंज होता है, ठीक है बाबू। तो ये सब जो चीज देख रहे हो ना, इतना डिटेल में बताना, इतना गहराई से, ठीक है ना, इसके लिए आप लोग को क्या चाहिए? साथ चाहिए। मैं तो फर्स्ट डे से ही कहता हूं सबका साथ सबका विकास, है ना, मैं तो फर्स्ट डे से ही कहता हूं कि सबका साथ सबका विकास। आप लोग भी साथ दीजिए मेरे को, है ना, मैं आप लोग को साथ दूंगा, ठीक है ना। ये कनेक्शन दोनों तरफ से होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज बाय इंटरचेंजिंग द रॉज एंड कॉलम। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है यदि उसके रॉज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जाए, यानी कि ट्रांसपोज किया जाए। तो देयरफॉर इसीलिए लिखा मैंने डिटरमिनेंट ऑफ आर और डिटरमिनेंट ऑफ आर डैश का वैल्यू नॉन जीरो होगा। क्यों नॉन जीरो होगा बच्चों? क्यों नॉन जीरो होगा? क्योंकि मैंने अभी भी आपको दिखाया ना, मैंने अभी भी आपको दिखाया कि ए मैट्रिक्स का, मैंने आपको दिखाया, क्या बोले बच्चों, मैंने अभी भी दिखाया कि ए मैट्रिक्स का रैंक आर है। हमने ये माना था ना, ए मैट्रिक्स का रैंक आर है, हमने ये माना था। अगर ए मैट्रिक्स का रैंक आर है तो इसका मतलब इस ए मैट्रिक्स के अंदर, इसका मतलब इस ए मैट्रिक्स के अंदर, इसका मतलब इस ए मैट्रिक्स के अंदर जरूर एक तो स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा। अगर इस ए मैट्रिक्स का रैंक आर है तो इसके अंदर जरूर एक स्मॉल स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा जिसका नाम आर होगा, जिसका नाम आर होगा, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर स्मॉल आर होगा। और इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट निकालने जाओ तो वो नॉन जीरो होगा, तभी जाकर के आप कह पा रहे हो कि इस मैट्रिक्स का रैंक आर है ना। ए मैट्रिक्स का रैंक आर तभी होगा जब इसके अंदर एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा। अच्छा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लीजिए आर प्लस वन है, लेकिन आर प्लस वन नहीं हो रहा है क्योंकि ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ जा रहा है। तो फिर हम इससे छोटा वाला पे चेक करेंगे, इसका छोटा वाला में चेक किए तो उसका हमने एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स देखा जो कि आर ऑर्डर का एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स था जिसका नाम दे दिया कैपिटल आर, और उसका डिटरमिनेंट निकाला, वो नॉन जीरो आ रहा है। और जब नॉन जीरो आ रहा है तो हम लोग कह देंगे कि हाँ भाई इसका रैंक कितना है, स्मॉल आर है, ठीक है ना। क्योंकि आपने किस ऑर्डर का जो है कि रैंक निकाला, किस ऑर्डर का माइनर निकाला, सॉरी किस ऑर्डर का माइनर निकाला, तो आपने स्मॉल आर ऑर्डर का, आपने स्मॉल आर ऑर्डर का माइनर निकाला, वो नॉन जीरो है, इसीलिए रैंक स्मॉल आर है, ठीक है ना। तो वो भी हमने लिखा, द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज बाय द इंटरचेंजिंग द रॉज एंड डज नॉट इंटरचेंजिंग द रॉज एंड कॉलम। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कभी नहीं चेंज होता है रॉ और कॉलम को इंटरचेंज करने पर। लेकिन हम लोग कैसे जाने कि डिटरमिनेंट ऑफ आर का वैल्यू, हमने कैसे जाना कि डिटरमिनेंट ऑफ आर का वैल्यू, हमने कैसे जाना कि डिटरमिनेंट ऑफ आर का वैल्यू नॉन जीरो है, हम लोग कैसे जाने? क्योंकि देखो यहां पर देखो नॉन जीरो है, नॉन जीरो तभी तो इसका रैंक आर है, नॉन जीरो तभी तो रैंक आर है। और हम लोग अभी भी जानते हैं कि आर और आर का डिटरमिनेंट और आर डैश का डिटरमिनेंट आपस में इंटरचेंज नहीं करेगा, क्योंकि वैल्यू डज नॉट चेंज, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज इफ रॉज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज।
फिर से नोट कीजिएगा, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज इफ रॉज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर रॉज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। यदि रॉज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए ये और ये दोनों बराबर होगा और ये दोनों जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि r अगर जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर r जीरो के बराबर नहीं है तो r किसके बराबर है, r डैश के बराबर है। r जीरो के बराबर नहीं है और r डैश के बराबर है, तो r डैश भी जीरो के बराबर नहीं है, इस वजह से ये लिख दिए। ठीक है, और एक बात, r डैश अगर जीरो नहीं है तो A मैट्रिक्स का रैंक r हो गया। समझिए बात को, समझिएगा यहां पर, अगर r का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो A मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया, A मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया, स्मॉल r हो गया। R मैट्रिक्स के r का वैल्यू, R मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं है, इसी वजह से A मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया, स्मॉल r हो गया। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि आपका R मैट्रिक्स कहां से आया है, यहां से आया है, यहां से कैपिटल R से। ठीक है ना, आपका R मैट्रिक्स कहां से आया है, कैपिटल A से आया है, कैपिटल A से, है ना। और R क्या है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ A, कैपिटल A। ठीक है ना, कैपिटल A। अगर R मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तभी A मैट्रिक्स का रैंक स्मॉल r है। और R मैट्रिक्स R डैश के बराबर है और R डैश मैट्रिक्स का भी वैल्यू नॉन जीरो है। और R डैश मैट्रिक्स कहां से आया होगा, R डैश मैट्रिक्स आया होगा A डैश मैट्रिक्स से, R डैश मैट्रिक्स आया होगा A डैश मैट्रिक्स से, R डैश मैट्रिक्स A डैश मैट्रिक्स से, यहां से R डैश यहां से आया। ठीक है, ठीक है, तो हेंस द रैंक ऑफ A डैश इज R या R से बड़ा होगा। जैसे आपने इस R से, इस कैपिटल R से हमने A का रैंक बता दिया स्मॉल r है, हमने इस R से, इस कैपिटल R से हम लोग बता दिए कि इस A मैट्रिक्स का रैंक स्मॉल r है। ठीक उसी प्रकार से हमने कहा कि R डैश का भी वैल्यू नॉन जीरो है, R डैश का वैल्यू नॉन जीरो है, इसीलिए तो रैंक ऑफ A डैश R हो सकता है या R से बड़ा हो सकता है, इसीलिए तो रैंक ऑफ A डैश आपका स्मॉल r हो सकता है या स्मॉल r से बड़ा हो सकता है। समझ पा रहे, नहीं आ रहा है, फिर से एक बार समझिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का। मैं कह रहा हूं बाबू, मैं कह रहा हूं कि R नॉन जीरो है, इसीलिए रैंक ऑफ A R है। ठीक, इसको इरेज करके मैं लिख दूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि R का ऑर्डर स्मॉल r और ये नॉन जीरो है, और तभी हम कह पा रहे हैं रैंक ऑफ A R है, तभी तो हम लोग कह पा रहे हैं ना, रैंक ऑफ A R है, स्मॉल r है। ठीक है, और ये R कहां से आया, A मैट्रिक्स आया, है ना, ये R कहां से आया, A मैट्रिक्स आया, यहां से आया, ये R मैट्रिक्स है, पूरा R मैट्रिक्स। ठीक है ना, इसका ऑर्डर R है, स्मॉल r, और इसका ऑर्डर R+1। ठीक है ना, तो A का रैंक R क्यों हुआ, स्मॉल r क्यों हुआ, तो हमने बताया ही आपको, और नई दिक्कत है तो फिर आप रिकैप कीजिए। ठीक है, अब ये हुआ, और अभी हमने देखा कि R डैश, है ना, R डैश का वैल्यू भी नॉन जीरो आ रहा है। जब R डैश का वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है, जब R डैश का वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे ना भाई, देखिए R के नॉन जीरो होने से रैंक ऑफ A R आ रहा है। ठीक, ठीक है, ठीक, तो एक बात समझिएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं A मैट्रिक्स का रैंक R है, तो A मैट्रिक्स का रैंक R क्यों है, क्योंकि R आपका नॉन जीरो आ रहा है, तभी तो A मैट्रिक्स का, देखिए हमने क्या माना, A मैट्रिक्स का रैंक R माना है, तो A मैट्रिक्स का R रैंक तभी हो सकता है, A मैट्रिक्स का रैंक R तभी हो सकता है जब उसके अंदर से कोई स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकले और वो स्क्वायर सब मैट्रिक्स यानी कि माइनर, वो R ऑर्डर का हो और वो नॉन जीरो। क्लियर है, तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर R डैश का वैल्यू नॉन जीरो है, क्योंकि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज इफ इंटरचेंज देयर रॉज एंड कॉलम्स। अगर रॉज एंड कॉलम्स को किसी मैट्रिक्स के किसी डिटरमिनेंट में चेंज कर दिया जाए,
किसी भी डिटरमिनेंट में उसके रॉ और कॉलम को चेंज कर दिया जाए तो उसका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये r नॉन जीरो है, ठीक है। तो r को हमने r डैश किया तो वो भी तो नॉन जीरो होगा ना, वो भी तो नॉन जीरो होगा, वो भी तो नॉन जीरो होगा, और इसका भी ऑर्डर तो r ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको जस्ट चेंज किया है ना। कोई अरे भाई ये मैट्रिक्स है 2 1 3 4, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना 2/2 है, इसको चेंज कर दोगे तो थोड़ी इसका ऑर्डर बढ़ जाएगा। रो को कॉलम में कर दोगे, कॉलम को रो में कर दोगे तो क्या ये 3/4 का बन जाएगा? नहीं ना। वही बताना चाह रहे हैं कि इसका ऑर्डर अगर r है और ये नॉन जीरो है तो इसको अगर चेंज करेंगे, है ना, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ऑर्डर r ही होगा। और चूंकि ये r डैश कहां से आ रहा है, चूंकि ये r डैश कहां से आ रहा है, इस बात को समझिए, चूंकि ये r डैश कहां से आ रहा है, a डैश से आ रहा होगा, a डैश से आ रहा होगा ना जी, ये तो a डैश से आ रहा होगा ना, ये r डैश कहां से आ रहा होगा, a डैश से आ रहा होगा, ठीक है ना। तो बात को समझिएगा, r के नॉन जीरो होने से रैंक ऑफ a का रैंक स्मॉल r हो गया, स्मॉल r हो गया, इसका भी ऑर्डर r है, इसका ऑर्डर r है इसीलिए, और ये नॉन जीरो है, इसका ऑर्डर r है और ये नॉन जीरो है, इसीलिए रैंक ऑफ a स्मॉल r होगा। इसका ऑर्डर कितना है? स्मॉल r, बहुत अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैंने समझाया कि उसको अगर चेंज करेंगे तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। इसका स्मॉल r है और इसका वैल्यू नॉन जीरो है, r डैश का भी वैल्यू नॉन जीरो है, r डैश का डिटरमिनेंट यानी कि माइनर का वैल्यू भी नॉन जीरो है, इसीलिए। और स्मॉल r कहां से आ रहा था? कैपिटल R से, और r डैश कहां से आ रहा है? a डैश से, तो यहां पर लिखेंगे a डैश, तो a डैश का रैंक कितना हो जाएगा? r हो जाएगा, r हो जाएगा या r से बड़ा होगा, है ना। अब r तो हो जाएगा, ये श्योर शॉट है, ठीक है ना, r से छोटा तो नहीं होगा, कन्फर्म है, क्योंकि इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, इसका मतलब r से अगर जीरो होता तो फिर r नहीं होता, r से छोटा होता रैंक, जीरो नहीं है ना भाई, इसीलिए तो r होगा और r से बड़ा होगा। अब r से बड़ा होगा कि नहीं होगा वो चेक करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि a डैश के अंदर से कोई अगर r+1 का माइनर लेते हैं और उसका वैल्यू अगर जीरो आ जाता है तो फिर इसका रैंक तब r होगा, ये कह देंगे। लेकिन हमको उतना चेक नहीं करना है, हमको इतना चेक करना है कि भाई r डैश का वैल्यू नॉन जीरो है और इस r डैश का जो ऑर्डर है वो स्मॉल r है, और ये ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये कि इसका भी रैंक तब r होगा या r से ज्यादा होगा। अब r से ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि हो सकता है कि r+1 का वैल्यू भी आपका नॉन जीरो आ जाए, सभी तो हो सकता है ना, तो खैर उसको चेक नहीं करना, इसीलिए यहां पर लिखा ये नॉन जीरो है, हेंस रैंक ऑफ a डैश, यानी कि रैंक ऑफ a डैश, इसी को मैंने ऐसा लिखा लैंग्वेज में, रैंक ऑफ a डैश इज r होगा या तो r से बड़ा होगा, इसी को मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, रैंक ऑफ a डैश इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। और रैंक ऑफ a डैश माने थे ना हम लोग, याद कीजिए, a डैश का रैंक मान लिए थे s, मतलब इस a ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो रैंक माने थे s माने थे, देख लीजिए, है ना, यहां पर लेट किए होंगे, देखिए यहां पर लेट किए होंगे, हाँ देखिए यहां पर लेट किए होंगे। सपोज दैट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज R एंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A डैश इज S, मतलब A का ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स का रैंक है उसको स्मॉल s माने है, तो यहां पर वही चल रहा है, रैंक ऑफ A डैश को रैंक ऑफ A डैश लिखेंगे इस प्रकार सिंबॉलिक फॉर्म में, और रैंक ऑफ A डैश यानी कि S क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो फर्स्ट मर्तबा मतलब फर्स्ट केस में हमने s को ग्रेटर देन इक्वल टू r दिखा दिया, और सेकंड केस में दिखा देंगे, क्या दिखा देंगे? s इज लेस देन इक्वल टू r, है ना, s इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो देखिए s बोल रहा है कि r से बड़ा है, r से बड़ा है, ये दिखा दिए, और r की इक्वल है, ये होगा कि s या तो r होगा या s या तो r के बराबर होगा या तो s r से बड़ा होगा, और दूसरा केस में दिखा देंगे s जो है कि या तो r के बराबर होगा या तो r से छोटा होगा। तो एक समय में दोनों चीज पॉसिबल नहीं ना होगा बाबू, या तो बराबर होगा या तो बड़ा या तो छोटा होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक आदमी कह रहा है कि s जो है कि r से बड़ा है और s जो है कि r के बराबर है, ठीक है। और फिर एक दूसरा आदमी कह रहा है कि नहीं, s जो है कि r से छोटा है और कह रहा है कि s जो है कि r के बराबर है, तो किसके बात पर विश्वास किया जाएगा? एक जन बोल रहा है छोटा है, एक जन बोल रहा है बड़ा है, और एक ऐसा जन है जो कह रहा है कि दोनों ही बराबर है, तो हम तीसरे जन पर बात पे जाएंगे।
कि दोनों ही बराबर है, क्योंकि देखिए पहला कहता है कि बड़ा है और दूसरा कहता है छोटा है, तो उस केस में क्या होगा, बराबर मान लेंगे। मान के चलिए एट ए टाइम दो लड़का है आपके पास, ठीक है, सोनू मोनू, ठीक है ना। सोनू कहता है मोनू से आपके सामने, सोनू कहता है मोनू से आपके सामने, सोनू कहता है कि मोनू से कि सोनू, देखिए यहां पर देखिए ये सोनू है और ये मोनू है ना। सोनू कहता है मोनू से, मोनू मैं तुमसे बड़ा हूं, सोनू कहता है मैं तुमसे बड़ा हूं, अब मोनू कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूं, ठीक है ना। तो उस केस में कहेंगे कि भाई तुम लोग झगड़ो मत, दोनों ही बराबर है, यही ना कहते हैं। सोनू कहता है मोनू से कि मैं तुमसे बड़ा हूं, लंबा हूं, और मोनू कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूं, लंबा हूं। तो उस केस में गार्जियन कहता है कि तुम लोग लड़ो मत, तुम लोग दोनों ही बराबर हो, दोनों ही बराबर हो। सोच पा रहे हो ना, ठीक। तो यहां पर भी वैसा ही स्थिति हो रहा है, जैसे अगर भगवान में लड़ाई छिड़ जाए ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा कहने लगेंगे कि मैं बड़ा हूं, विष्णु कहने लगेंगे मैं बड़ा हूं, और महेश जी कहने लगेंगे मैं बड़ा हूं, तो दिक्कत हो जाएगा। तो फिर किसी एक को कहना पड़ेगा कि नहीं हम लोग तीनों के तीनों बराबर है, तब जाकर के मामला ठंडा पड़ेगी। सोच पा रहे हैं ना। जैसे इंडिया में अगर ऐसा चले, है ना, इंडिया में अगर ऐसा चले, इंडिया में नहीं समझिए, ऐसा समझिए पाकिस्तान और इंडिया में ऐसा चले, पाकिस्तान कहने लगे कि मैं बड़ा हूं, इंडिया कहने लगे मैं बड़ा हूं, तब तो नहीं चलेगा, है ना। तो फिर यूएनओ आता है, यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका आता है, बोलता है कि तुम लोग दोनों कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ऊंचा जात का ही छोटा जात का है, ऐसा कुछ नहीं होता आज के जमाने में, सब बराबर है, कहते हैं ना, वही बात, वही सेम चीज होगा। एस बोल रहा है कि आर से कि मैं तुमसे बड़ा हूं, है ना, और यहां पर एस बोल रहा है कि यहां पर आर बोल रहा है एस से कि मैं तुमसे बड़ा हूं, यहां पर एस बोल रहा है आर से कि मैं तुमसे बड़ा हूं, यहां पर आर बोल रहा है एस से कि मैं तुमसे बड़ा हूं। तो फिर कहते हैं कि तुम ठंड रख, तुम लोग दोनों बराबर हो, तो एस और आर को तब बराबर दिखा देंगे फ्रॉम 1 and 2 से, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। समझ पा रहे हैं ना, इक्वेशन 2 मान लेंगे। क्या करने वाले हैं आगे समझ पा रहे होंगे। चलिए अब इस पूरे मैटर को क्लोज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले इतना उतार लीजिए, और थ्योरम में बच्चा माइनर पेपर वाला बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, आगे बढ़ रहे, है ना, यहां पर वही सब चीज समझाना था, ठीक है। अगेन इफ ए डैश कंटेन्स ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स एस डैश, अब मान लेते हैं कोई ए डैश मैट्रिक्स है, और ए डैश मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कोई ए डैश मैट्रिक्स है जो कि कंटेन कर रहा है एक सब मैट्रिक्स एस डैश, इसके अंदर एक सब मैट्रिक्स एस डैश है, मान लीजिए। अगेन इफ ए डैश कंटेन्स ए डैश, ए डैश कहां से आया जी, यहां से आया ना, ए से ही आया ना, ए को ट्रांसपोज करने से बना, ठीक। तो इफ अगेन इफ ए डैश कंटेन्स ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स एस डैश ऑफ ऑर्डर r+1, और इसका ऑर्डर कितना है जी r+1, इसका ऑर्डर r+1। अगेन इफ ए डैश कंटेन्स ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स एस डैश ऑफ ऑर्डर r+1, इसका ऑर्डर r+1 है, ठीक है ना। इस एस डैश मैट्रिक्स का, इस एस डैश मैट्रिक्स का ऑर्डर r+1 है। then corresponding to s dash we find then corresponding to s dash, इस s dash के corresponding we find a सब मैट्रिक्स s। तो इस s dash को अगर हम ट्रांसपोज कर दे, इस s dash को फिर से ट्रांसपोज कर दे तो हमको s मिल जाएगा, और आपको मालूम है ट्रांसपोज होने के बाद भी ऑर्डर चेंज नहीं होता, ऑर्डर वही के वही रहता है, ठीक है ना। एस डैश को अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो एस मिल जाएगा, तो वही कहता है कि देन कॉरस्पॉन्डिंग टू एस डैश, इस एस डैश को ट्रांसपोज करेंगे वी फाइंड ए सब मैट्रिक्स एस, या है ना, सब मैट्रिक्स एस ऑफ ए। मतलब कि इसी देन कॉरस्पॉन्डिंग टू एस डैश, मतलब इस एस डैश के कॉरस्पॉन्डिंग इसी एस डैश को ट्रांसपोज करेंगे तो एस मिलेगा, और ये s भी r+1 ऑर्डर का ही होगा, क्योंकि ट्रांसपोज करने के बाद भी ऑर्डर चेंज नहीं होता है, आप लोग मालूम होगा। और ये s डैश कहां से आ रहा है, a डैश से, तो ये स्मॉल s, ये s डैश कहां से आ रहा है, a डैश से, और ये s कहां से आएगा तब, ये s तब यहां से आएगा, ये s यहां से आएगा, और इसका भी ऑर्डर तब कितना होगा, r+1 होगा, ठीक है ना, सोच पा रहे हैं ना। देन कॉरस्पॉन्डिंग s डैश वी फाइंड ए सब मैट्रिक्स s ऑफ a ऑफ ऑर्डर r+1, हाँ इसका भी ऑर्डर r+1 होगा, बट रैंक ऑफ ए इज आर लेकिन ए का रैंक तो हमने क्या मान रखा है, लेकिन रैंक ए का क्या मान रखा है, ए का रैंक क्या मान रखा है, आर।
अगर ए का रैंक आर मान रखा है, अगर ए का रैंक आर मान रखा है तो इससे बड़ा जितना माइनर होगा वो सब जीरो होगा। मतलब नहीं समझे? अगर ए का रैंक आप आर मान रखे हो बच्चे, अगर ए का रैंक आर मान रखे हो तो इसमें कोई ना कोई एक मैट्रिक्स जरूर एग्जिस्ट करेगा, इसमें कोई ना कोई एक मैट्रिक्स स्क्वायर सब मैट्रिक्स के अंदर जरूर एग्जिस्ट करेगा आर, जो कि आर ऑर्डर का होगा और वो नॉन जीरो होगा, है ना? तभी तो इसका रैंक आपका आर होगा, स्मॉल आर होगा। इसका रैंक अगर स्मॉल आर आपने माना है ए का रैंक, तो इसके अंदर से एक स्मॉल कैपिटल आर एक माइनर मिलेगा जिसका ऑर्डर आर होगा, जो कि नॉन जीरो होगा। ठीक है? और इसका रैंक आर है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात, अगर इसका रैंक अगर आपने आर माना है तो इससे ऊंचा ऊंचा जितना भी ऑर्डर का माइनर होगा वो सभी जीरो होगा, है ना? वो सभी के सभी जीरो होगा। मैंने क्या कहा कि आपने माना क्या शुरुआत में ही ए मैट्रिक्स का रैंक आर माना है। अगर ए मैट्रिक्स का रैंक आर है, इसका मतलब जैसे कि आपने अगर मान लिया कि ए मैट्रिक्स का रैंक 2 है, तो इसका मतलब 3 ऑर्डर वाला जितना भी माइनर है वो जीरो हो जाता था, याद है ना? उसका डिटरमिनेंट निकालते थे तो जीरो हो जाता था। आप किसी ए मैट्रिक्स का रैंक आप 2 कह पाते थे, कब कह पाते थे? जब उसमें कोई एक माइनर 2/2 ऑर्डर का मिलता था, कम से कम एक जो नॉन जीरो होता था, और उससे पहले वाला उसका रैंक 3 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आ गया होगा, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आ गया होगा, तभी तो उसका रैंक 2 हो गया होगा ना, है ना? क्योंकि उसमें एक तो कम से कम एटलीस्ट 1 2/2 ऑर्डर का माइनर मिल गया होगा जिसका वैल्यू नॉन जीरो होगा। ऐसा नॉट माइनर होता था उसमें 3/3 में, तो उसमें कम से कम एक तो माइनर चाहिए जिसका वैल्यू नॉन जीरो, तो उसमें से एक तो मिल जा रहा है जिसका वैल्यू नॉन जीरो है, तो इसीलिए उसका ऑर्डर कितना हो गया, उसका रैंक कितना हो गया? 2 हो गया था। तो ठीक इसी प्रकार से उसका रैंक अगर आर कह रहे हैं तो इससे बड़ा जैसे उसका रैंक अगर 2 कह रहे हैं तो उससे बड़ा क्या 2 + 1 वो क्या हो जा रहा था, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जा रहा था। इसका मतलब ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी होगा। जैसे हम कह रहे थे कि ए का रैंक, हम कह रहे थे कि एक, देखो लॉजिक समझना, हम कह रहे थे कि ए का रैंक अगर 2 है तो इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब ये होता था कि एक ठो ऐसा माइनर मिल गया, जो कि सेकेंड ऑर्डर का था, और ये आर मैट्रिक्स है जो कि सेकेंड ऑर्डर का था, और इसका वैल्यू नॉन जीरो आता था, तभी तो उसका रैंक 2 आया होगा ना। और इससे ऊंचा वाला रैंक, इससे बड़ा वाला, जैसे 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, वो क्या आ रहा होगा? जीरो आ रहा होगा। सोच पा रहे हैं ना? वो जीरो आ रहा होगा, तभी तो उसका रैंक 2 आ रहा होगा ना, उसका रैंक 3 नहीं आ रहा होगा ना। तो उसी प्रकार से अगर हम कहना चाह रहे हैं कि रैंक ऑफ ए, अरे भाई फिर से मैं समझा देते हैं, हम अगर कहना चाह रहे हैं रैंक ऑफ ए 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आर एक मैट्रिक्स मिलेगा और उसका माइनर निकालेंगे तो वो नॉन जीरो होगा और वो 2/2 ऑर्डर का होगा। और इससे ऊंचा वाला जो मैट्रिक्स होगा, इससे ऊंचा वाला जो मैट्रिक्स होगा, है ना, उससे ऊंचा वाला जो मैट्रिक्स होगा जो कि 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, वो जरूर से जरूर जीरो दे रहा होगा, तभी तो इसका रैंक अगर जीरो दे रहा होगा इसका मतलब ए मैट्रिक्स का रैंक तब 3 नहीं होगा, है ना? तब 2/2 का चेक करेंगे माइनर, तो वो अगर नॉन जीरो है तो उसका रैंक 2 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, वही काम करेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि रैंक ऑफ ए आर नहीं है, तो इसका अगर हम कह रहे हैं रैंक ऑफ ए आर है, तो इसमें से कोई एक माइनर मिलेगा आर ऑर्डर का जो कि नॉन जीरो देगा, और इससे ऊंचा जो भी माइनर होगा r+1 ऑर्डर का वो सभी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर देखिए r+1 ऑर्डर का इससे ऊंचा है ना, तो इसीलिए s का डिटरमिनेंट भी तब क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सोच पा रहे ना? देखिए इसीलिए देयरफॉर s का डिटरमिनेंट जीरो होगा ना। और आपको मालूम है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज इफ वी इंटरचेंज देयर रो एंड कॉलम। तो देखिए s का डिटरमिनेंट जीरो आया, तो इसको ट्रांसपोज कीजिएगा तो भी तो उसका डिटरमिनेंट जीरो ही रहेगा ना, है ना? यही चीज ना पढ़े थे। चलिए हो गया, यही चीज हमको समझाना था। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो फिर आगे बढ़े। सिंस a dash cannot contains a r+1 rod minor, ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑब्वियस सी बात है ना? s dash जीरो आ गया, ठीक है ना? s dash जीरो आ गया,
एस डैश जीरो आ गया का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? एस डैश कहां से आया? एस डैश कहां से आया? ए डैश से आया। एस डैश यहां से आया, एस डैश है ना। और इसका ऑर्डर कितना था? आर प्लस वन। इसका ऑर्डर कितना था? आर प्लस वन है ना। और एस डैश का वैल्यू जीरो आ गया। एस डैश का वैल्यू जीरो आ गया। एस डैश का वैल्यू जीरो आ गया ना भाई। हाँ, तो यानी कि ए डैश कोई भी आर प्लस वन रॉड का माइनर कंटेंट नहीं कर पाएगा। इसके अंदर से कोई भी आर प्लस वन रॉड का माइनर नहीं मिलेगा, क्योंकि एस डैश का वैल्यू ही जीरो आ गया। सोच पा रहे हैं ना? सोच पा रहे कि नहीं पा रहे? तो वही सब यहां पर लिखे हुए। Since A dash cannot contains R plus one rod minor square submatrix with non-zero determinant, मतलब ये नहीं कह रहा, पूरा बात को समझिए, पूरा बात को समझिएगा, पूरा बात को समझिएगा। इसको इरेज कर देते पहले, इसके बाद फिर यहाँ पर समझाते हैं। इसको पहले इरेज कर देते हैं, फिर आगे समझाते हैं। यहां तक समझ गए होंगे, आगे नहीं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि एस डैश का वैल्यू अगर जीरो आ गया, एस डैश कहां से आया बाबू? एस डैश आया था ए डैश से। याद करो, अभी भी बताया एस डैश कहां से आया था? एस डैश आया था यहां से। ये आर प्लस वन रॉड, इसका आर प्लस वन ऑर्डर था ना जी। एस डैश कहां से आया था? ए डैश से आया था। ठीक है, बहुत अच्छा। हम कह रहे हैं सिंस ए डैश कैन नॉट कंटेन आर प्लस वन रॉड माइनर स्क्वायर सबमैट्रिक्स विद नॉन जीरो डिटरमिनेंट, मतलब ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि ए डैश तो आर प्लस वन रॉड माइनर कंटेन करेगा। ए डैश तो आर प्लस वन रॉड माइनर कंटेंट करेगा, लेकिन उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा। उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा, ऐसा माइनर कंटेंट नहीं करेगा। फिर से बात समझिएगा, ये कह रहा है कि ए डैश में आर प्लस वन रॉड माइनर एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन उसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाए और फिर जाकर के वो आर प्लस वन रॉड माइनर उसके अंदर मिले, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब नॉन जीरो माइनर आर प्लस वन ऑर्डर का ए डैश के अंदर पॉसिबल नहीं है। वही मैं लिखा हूं, सिंस ए डैश कैन नॉट कंटेन्स आर प्लस वन रॉड माइनर स्क्वायर सबमैट्रिक्स विद नॉन जीरो डिटरमिनेंट, जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो जाए। तो यहां पर देखिए एस डैश का डिटरमिनेंट जीरो आया है ना। जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो जाए वो एडजस्ट कर जाए, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है ना। इसके अंदर नॉन जीरो डिटरमिनेंट आ जाए है ना। एस डैश के अंदर, ए डैश के अंदर आर प्लस वन रॉड का नॉन जीरो डिटरमिनेंट आ जाए, ये जरूरी नहीं है ना, क्योंकि एस का डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आया, इसके लिए इसके अंदर से नहीं मिलेगा, इसके अंदर से नहीं मिलेगा आर प्लस वन रॉड का। तो इसका मतलब साफ साफ ये कहना चाह रहा है, अगर ये कहना चाह रहा है कि आपने देखा इसके अंदर से मैंने एस डैश निकाला बाबू, एस डैश निकाला, उसका डिटरमिनेंट निकाला, वो जीरो आया। अगर एस डैश निकाला, उसका डिटरमिनेंट जीरो आया, तो ये कहना चाहता है कि रैंक ऑफ ए डैश तब तो आर प्लस वन नहीं होगा, आर प्लस वन तो नहीं होगा। आर प्लस वन से क्या होगा? छोटा होगा। समझ पा रहे ना? क्या नहीं होगा? आर प्लस वन तो नहीं होगा। यहां पर समझिएगा, लॉजिक समझिएगा, आर प्लस वन तो नहीं होगा। यहां पर समझिएगा, लॉजिक समझिएगा। देखिए मैं कह रहा हूं कि एस डैश, यहां पर समझाऊं ज्यादा समझ में आएगा। मैं कहना चाह रहा हूं बाबू कि एस डैश मेरा जीरो आ गया, एस डैश जीरो आ गया। यहां पर सिंस, यहां पर समझिएगा, इसको अलग से समझा रहे हैं। सिंस एस डैश का वैल्यू मेरा जीरो आ गया, इसी वजह से ए डैश मैट्रिक्स का जो है कि है ना एस डैश, इसके अंदर से आर प्लस वन ऑर्डर का माइनर था ना, आर प्लस वन ऑर्डर का माइनर था, ठीक है, एस डैश, और वो जीरो आ गया, इसीलिए रैंक ऑफ ए डैश तब क्या नहीं हो सकता है, तब क्या नहीं हो सकता है, तब आर प्लस वन नहीं हो सकता, तब रैंक तो आर प्लस वन हो ही नहीं सकता है। तो दिस इंप्लाइड दैट, तब रैंक क्या होगा? रैंक ऑफ ए डैश क्या होगा? तब रैंक ऑफ ए डैश क्या होगा? लेस देन आर प्लस वन होगा, है ना, लेस देन आर प्लस वन होगा, ठीक है ना। तो लेस देन आर प्लस वन होगा, इसका मतलब क्या होगा? लेस देन आर प्लस वन होगा, इसका मतलब या तो फिर रैंक ऑफ ए डैश, या तो फिर क्या होगा? आर होगा या आर से छोटा होगा, है ना। अब आर होगा या ना होगा तो वो फिर चेक करना पड़ेगा, आर ऑर्डर का माइनर लेकर के। आर ऑर्डर का माइनर चेक करेंगे, अगर वो नॉन जीरो आ जाता है तो कहेंगे रैंक ऑफ ए डैश आर है, और नहीं आता है, नॉन जीरो नहीं आता है, जीरो आ जाता है, तो फिर आगे चेक करेंगे,
R-1 वाला चेक करेंगे माइनर लेकर के, वो भी 0 आ जाता है, तो फिर हम उससे नीचे लेके चलेंगे। R-2 ऑर्डर का माइनर चेक करेंगे, वो भी 0 आ जाता है, तो R-3 वाला चेक करेंगे। इसीलिए आगे चेक नहीं करना है आपको एग्जाम में। अगर R ऑर्डर का माइनर आपका, अगर R+1 ऑर्डर का माइनर अगर आपका 0 आ रहा है, तब तो रैंक ऑफ A' R+1 नहीं होगा, उससे छोटा होगा। तो R+1 से छोटा होगा रैंक ऑफ A', तब कहेंगे R होगा, या तो R से छोटा होगा। सिंपल सी बात है। अगर R+1 नहीं होगा तो R होगा। जैसे 3 नहीं है, रैंक 3 नहीं है किसी का, तो 3 नहीं है तो क्या कहेंगे, 3 से छोटा होगा, है ना। 3 के इक्वल तो नहीं कहेंगे। अगर 3 किसी का रैंक नहीं है तो कहेंगे 3 से छोटा होगा, या तो 2 होगा, या तो 2 से छोटा होगा, यही ना कहेंगे। उसी प्रकार से अगर R+1 नहीं है तो कहेंगे R+1 से छोटा होगा, और या तो R होगा या तो R से छोटा होगा, ये कहेंगे। तो वही चीज यहाँ पर लिखे है कि इसी वजह से हेंस रैंक ऑफ A' इज R होगा या तो R से छोटा होगा। और रैंक ऑफ A' क्या था, S था। रैंक ऑफ A' क्या था बच्चों, S था। याद कीजिए, रैंक ऑफ A' आपने S माना था, ठीक है ना। अब आगे इतना तो क्लियर है बच्चा। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। और इक्वेशन 1 में क्या देखे थे हम लोग, इक्वेशन 1 में देखे थे हम लोग, इक्वेशन 1 में देखे थे, क्या देखे थे, S इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, ये देखे थे इक्वेशन 1 में। और इक्वेशन 2 में क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 2 में देख रहे हैं S इज लेस देन इक्वल्स टू R, इक्वेशन 2 में। तो इन दोनों में से हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 S इक्वल्स टू R, यही ना कहेंगे। तो अगला पेज में यही लिखा होगा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव S इक्वल्स टू R। चलिए, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव R इक्वल्स टू S, या फिर S इक्वल टू S इक्वल टू R, ठीक है ना। R क्या था तो रैंक ऑफ A था, S क्या था तो रैंक ऑफ A' था। प्रूफ होगी, यही प्रूफ करना था ना कि रैंक ऑफ A, हम लोगों को प्रूफ करना था कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक यदि R है तो उसको ट्रांसपोज करेंगे तो भी उसका रैंक क्या हो जाएगा, R ही होगा। यही ना प्रूफ करना था, ठीक है। तो आप देख लीजिए, और R और S बराबर हो गया, तो ऑब्वियस बात है दोनों बराबर हो गई, खत्म, है ना। यही ना हुआ कि A मैट्रिक्स का भी रैंक R हो गया और A' मैट्रिक्स का भी रैंक R हो गया। तो वही बात हुआ कि हमने A' मैट्रिक्स का रैंक, A मैट्रिक्स का रैंक अगर R मान के चला, और A' मैट्रिक्स का अगर हम लोग रैंक S मान के चला, दोनों को बराबर दिखा दिए, तो हो गया काम। रैंक ऑफ A हमको यही ना प्रूफ करना था, रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ A' आपस में बराबर, यही ना प्रूफ करना था। रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ A' दोनों को बराबर दिखाना था, तो दिखा दी, बराबर हो गया, खत्म। चलिए, आई होप, चूंकि तो चूंकि हमको दिखाना क्या था, रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ A', तो हमने दिखा दिया। R बराबर रैंक ऑफ A था, S बराबर रैंक ऑफ A' माने हुए, दिखा दी, प्रूफ कर दी। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों, अभी क्लास एंड नहीं हुआ, थोड़ा सा रुक जाइए। तो बच्चों, तो ये रहा, हम लोग आप लोग को अभी अलविदा कहेंगे, थैंक्स अंग्रेजी में। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन सर्च Google Play Store and download our Jharkhand Math Zone application if you want to learn minor mathematics। अगर आपको पैसा से पढ़ना है तो आप झारखंड मैथ जोन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फ्री में पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अलग अलग आईडी बनाकर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, है ना, अपने दुश्मनों को भी शेयर कर दीजिए, तभी हम जिगर लेकर के बनाएंगे अगला दिन, और नहीं तो फिर नहीं बनाएंगे। वीडियो पॉज कर देंगे, एग्जाम में लिखते रहिएगा आप लोग, है ना। कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है, सब कोई पैसा लेकर पढ़ा रहा है, हम फ्री में दे रहे हैं, तो आप लोग को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं तो फिर इतना रात भर जग करके, अभी जानते हैं अभी समय 1:30 बज रहा है, रात के 1:30 बज रहा है, उसके बावजूद भी बना रहे हैं, तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी है, कुछ दिक्कत होगा कॉल कीजिएगा, है ना, व्हाट्सएप कर लीजिए जो दिक्कत होगा। इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, धनबाद में ऑफलाइन सेंटर चलता है हम लोग का, ठीक है। चलिए, यही आशा उम्मीद के साथ हम लोग वीडियो को आज के लिए यहीं तक अंत करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज जो है कि लेक्चर नंबर 5 हुआ है, और मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में, माइनर पेपर लेक्चर नंबर 6 मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 मैट्रिसेस। तब तक के लिए दिल के गहराई से बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और वंदन। आप सभी का हार्दिक वंदन, धन्यवाद।